नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़, 3 की मौत। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। राहुल गांधी के बयानों पर सीएम मोहन यादव का हमला, माफी मांगने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता पवन खेरा का तीखा हमला। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने अयोध्या में राम मंदिर के किए दर्शन। और संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें घोषित, 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। और अब खबरें विस्तार से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की शानदार जीत का जश्न एक दुखद हादसे में बदल गया है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मच गई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। भीड़ के बेकाबू होने से कई लोग कुचल गए और दर्जनों घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आयोजकों की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। जानकारी ये भी आ रही है कि इस भगदड़ में मौतों का आंकड़ा 11 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का अपमान किया है। त्रिवेदी ने हिंदी की एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को एहसास नहीं है कि वो कितना बुरा अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी ऐसी बात नहीं कही, ना ही किसी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने कही है। राहुल गांधी पाकिस्तान के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो देशद्रोह के समान है। राहुल को देश की सेना और जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी बातें पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन देश के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर पुनः विचार करना चाहिए और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयानों की आलोचना की है और कहा है कि राहुल गांधी ने अपने और पार्टी के संस्कारों का गलत परिचय दिया है। सीएम यादव ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे संगठन बनाने से पहले अपनी समझ को विकसित करें। राहुल गांधी के बयानों से देश की जनता आहत है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में कुछ गलत बातें कही थी। इस पर डॉक्टर यादव ने आपत्ति जताई है। सीएम मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और देश से माफी मांगे। साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को संगठन से पहले अपनी बुद्धि का सृजन करना चाहिए। धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया
कहा, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज तीखा हमला बोला। खेड़ा ने मोदी के 11 साल के कार्यकाल को सरेंडर युग करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी काले धन, बेरोजगारी और किसानों की आय जैसे हर मुद्दे पर विफल रहे हैं। खासकर चीन के मामले पर पवन खेड़ा ने सीधा हमला करते हुए मोदी सिर्फ क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चीन से आने वाले माल को रोकने की कोई नीति नहीं बनाती। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर भगवान गणेश के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने गणेश जी की आंखों पर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार देश की युवा पीढ़ी को सिर्फ भाषण और डायलॉग सिखा रही है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, भारत को बख्श दीजिए, देश आपका ऋणी रहेगा। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए। टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे। बड़ी बड़ी बातें, काला धन, सरेंडर। फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, सरेंडर। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सरेंडर। चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा के साथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पास के हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। एरोल मस्क ने भारत और भारतीय संस्कृति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एक अद्भुत जगह है और यहाँ के लोग प्यार और दयालुता से भरे हुए हैं। एरोल मस्क ने भारत अमेरिकी संबंधों पर भी बात की और कहा कि वे बहुत अच्छे होंगे। एरोल मस्क की अयोध्या यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। अयोध्या में पहले से ही त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा मौजूद है, जिसमें उच्च तकनीकी वाली ड्रोन रोधी प्रणाली की 24 घंटे तैनाती शामिल है। मंदिर क्षेत्र में सीसीटीवी से निगरानी और विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि इस यात्रा के लिए आधिकारिक तौर पर कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। विपक्ष की ओर से विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने ये ऐलान किया है। मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। संसद के मॉनसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। संसद का मॉनसून सत्र महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में आयोजित किया गया था। इस मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एसीबी के रडार पर हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दोनों को सम्मन जारी किया है। क्लासरूम निर्माण घोटाले में सिसोदिया को 9 जून और जैन को 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मामला 12,748 क्लासरूम और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ा है, जिसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। एसीबी की जांच में अब तक कई अहम सुराग मिले हैं और अप्रैल में ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। सिसोदिया के पास उस समय शिक्षा और वित्त विभाग थे, जबकि जैन के पास पीडब्ल्यूडी सहित कई मंत्रालय थे। अब देखने वाली बात होगी कि इन सम्मनों के बाद दिल्ली की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को सियासी साजिश करार दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ठाकरे परिवार की सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। राज ठाकरे की चुप्पी जहां कई सवाल खड़े कर रही है, वहीं उद्धव गुट लगातार गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहा है। मंगलवार को आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे पिछले 2 हफ्ते से मनसे के साथ गठबंधन को लेकर सकारात्मक है। आदित्य ने साफ किया कि महाराष्ट्र के हित में वे किसी भी पार्टी के साथ आ सकते हैं। बता दें, अप्रैल में राज ठाकरे ने गठबंधन की पहल की थी, जिस पर उद्धव ठाकरे ने सहमति जताई थी। संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे गठबंधन को लेकर एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। बघा, पुढे म्हणजे आम्ही आमच्याकडून प्रतिसाद दिलेला आहे। आमची भावना हीच आहे की मराठी माणसासाठी असेल, महाराष्ट्रासाठी असेल, महाराष्ट्राच्या हितासाठी असेल, जर कोणी सोबत यायला तयार असेल तर आम्ही त्यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्र हितासाठी लढत राहू। पहिली गोष्ट आपण ही पाहिली असेल, काल परवाकडे आमचे दीपेश म्हात्रे आणि त्यांनी तिकडचे राजू पाटीलजी या दोघांनी तर एकत्र आंदोलन केलेलं आहे। लोकांच्या मनात काय आहे हे आपल्याला माहिती आहे। आमचं मन साफ आहे। जे कोणी महाराष्ट्र हितासाठी कुठचाही पक्ष असो, कुठचाही नेता असो, आमच्या सोबत यायला तयार आहे। आम्ही महाराष्ट्र हितासाठी एकत्र येऊन लढू। दोनों ठाकरे बंधु की ओर से तस्वीर कब तक साफ होगी, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वहीं विशेषकर अब तक राज ठाकरे की ओर से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ठाकरे बंधु दोबारा एक साथ आते हैं या नहीं। मुंबई में धारावी पुनर्विकास योजना के अंतर्गत कुर्ला में मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए समझौते की शर्तों में संशोधन को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जमीन को धारावी प्रोजेक्ट को देने पर फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए विरोध जताया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि धारावी पुनर्वसन के नाम पर बहुत बड़ी जमीन अडानी को दे दी गई है। अब विधान भवन, मंत्रालय और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अडानी को कब देने वाले हैं, तारीख बताएं। मुंबई की बहुत सारी जो जमीनें हैं, वो जमीन अडानी को पहले ही केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दे चुकी है। धारावी जैसी बहुत बड़ी जो जगह है, वो पुनर्वसन के नाम पर पहले दे दी है। उसके बाद में जो टर्मिनल 2 जो है मुंबई का, वो पहले ही दिया जा चुका है। नवी मुंबई का भी जो एयरपोर्ट है, वो भी अडानी को पहले ही दे दिया गया है। और इतना सब खा के, इतना सब लेके भी ना अडानी का पेट भरा है, ना देने वाले फडणवीस का देते देते ना वो भी कोई शर्म आने का, उनको भी शर्म नहीं आ रही। और इसमें और उन्होंने जो डंपिंग ग्राउंड था, वो डंपिंग ग्राउंड में नए सिरे से उन्होंने अडानी को बहाल किया है। उसके साथ साथ जो मदर डेयरी की जो जगह है, वो बहुत बड़ी जगह भी उन्होंने अडानी को दे दी है। और इतना ही नहीं, तो बांद्रा में जो सीलिंग के बगल में जो एक बहुत बड़ी इमारत जो एमएसआरडीसी की थी, वो बिल्डिंग भी उन्होंने अडानी को दे दी है। अब इतना सारा देकर उस महाराष्ट्र को मिला क्या, ये समझ से परे है। इतना सब दे के कितना पैसा फडणवीस को मिला है, इतना ही बस सवाल अभी बाकी रहता है। ये सवाल का जवाब
मुख्यमंत्री दे। मुंबई में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर उठे विवाद के बीच एक अहम जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में समाज सेवकों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था। सभा का मकसद साफ था, लाउड स्पीकर को लेकर समाज में जो तनाव फैलाया जा रहा है उसका जवाब ठोस तथ्यों और लोकतांत्रिक सोच से देना। इस जनसभा में शामिल होने वालों में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस विधायक अमीन पटेल, विधायक ज्योति गायकवाड़ और विधायक असलम शेख विशेष रूप से मौजूद रहे। इस जनसभा में पिछले कई दिनों से मुंबई शहर की कई मस्जिदों के ट्रस्टियों और समाज के सदस्यों और इमामों को बार बार पुलिस थाने बुलाकर डराने और परेशान किए जाने की बातों पर गंभीर रूप से चर्चा की गई। इतना ही नहीं, जनसभा में कुछ लोगों के जरिए समाज में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के बारे में गंभीर रूप से चर्चा की गई और सभी ने न्यायपालिका के प्रति विश्वास जताया। इस मौके पर जनसभा में पहुंची कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राणे को महाराष्ट्र के असली मुद्दों पर भी बोलना चाहिए, जैसे नाले सफाई, मानसून से पहले की तैयारियां और डंपिंग घोटाले। इन मामलों पर वर्षा गायकवाड़ ने विपक्ष और नितेश राणे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को असल सवालों से भटकाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। नितेश राणे को कभी मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, सड़क के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, नाले सफाई के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, मानसून पूर्व सफाई के लिए बोलने के लिए बोलिए, अदानी के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, उनको मुफ्त में जमीन दे जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार पे बोलिए, MRTP कायदा बदला जा रहा है उसके पे बोलिए, देवनार में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर बोलने के लिए लगाए। लाउड स्पीकर और अजान को लेकर चल रहे मुंबई सहित महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन सरकारी खेमे में शामिल कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई में अंधेरी इलाके में स्थित अजमेरी मैदान में इस बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस विधायक असलम शेख ने भी अपनी राय रखी और साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो निर्देश है वो सब पर समान रूप से लागू होता है। असलम शेख ने इस बात पर जोर दिया कि अगर बकरी ईद जैसे त्योहारों को वर्चुअल तरीके से मनाने की कोई सलाह दे रहा है तो वो अपना सुझाव अपने लिए और अपने लोगों के लिए रखे तो बेहतर होगा। आगे असलम शेख ने ये भी कहा कि धर्म को किसी पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसका पालन शांति और नियमों के तहत होना चाहिए। डेफिनेटली देखिए, पूरे मुंबई शहर में आने वाले महानगर पालिका को चुनाव में को सामने रखते हुए कई ऐसे समाज कंटक जो हैं वो जाके इबादत गाहों के पास तमाशा कर रहे हैं और कई जगह पे जो है कुर्बानियाँ जो कई सालों से होते आई हैं वहाँ जाके जो है अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात की, हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग रखी थी। उन्होंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं अपने पुलिस के डिपार्टमेंट को कि जिस तरीके से हर साल कुर्बानियाँ होती थी, जिस तरीके से सारे त्यौहार इस मुंबई शहर में मनाए जाते उसी तरीके से मनाए जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई भी कानून में हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आया है वो इंस्ट्रक्शन सभी पे लागू होता है, कोई मुसलमानों पे, हिंदू पे या कैथलिक पे ऐसा डिफाइन नहीं होता है। और मुसलमान कम्युनिटी इस देश की जो है वो कानून को मानती है, तो जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मानेंगे, सभी मानेंगे। तो मेरे ख्याल से उनका जो सुझाव होता है वो अपने आप के लिए रखे और अपने लोगों के लिए रखे तो ज़्यादा बेहतर है। लाउड स्पीकर और अजान को लेकर मुंबई में हुई इस जनसभा में वक्ताओं ने ये भी कहा कि लाउड स्पीकर विवाद को धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि नागरिक अनुशासन और कानूनी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए। जनसभा के आयोजकों ने बताया कि ये पहल समाज में सौहार्द बनाए रखने के मकसद से की गई है। इस दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि अदालत का आदेश सबके लिए है, फिर चाहे वो अजान हो, भजन हो या फिर कोई और सार्वजनिक घोषणाएं। कार्यक्रम में लोगों की बड़ी भागीदारी रही और शांतिपूर्ण विचार रखे गए। बुद्धिजीवियों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब दूसरों की शांति में खलल नहीं होना चाहिए। बात करेंगे मुंबई के दादर की, जहां पर फेरीवालों पर हुई BMC की कार्रवाई से हजारों परिवारों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। रोजी रोटी कमाने के लिए फुटपाथों पर दुकान लगाने वाले फेरी वाले अब खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। हर फेरी वाले जो बाहर गांव से यहाँ आके बसे हुए हैं, बहुत सालों से धंधा कर रहे हैं, उनके घर के लोगों की फोन आ रही है, बच्चे की तबीयत बीमार है, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, रोते हैं बेचारे। हाँ, उनके दुख के बारे में कैसे कह सकते। ये बाजार
आज से खुला नहीं है, 4-5 दिन पहले से खुला नहीं हुए। ये 200 साल पुराने से यहाँ पे बाजार खुला हुआ है। अगर आपको रोकना था तो उसी ज़माने में रोकना था। हाँ, आज रोक के कोई फायदा नहीं। एक अधिकारी आता है, उसके मनमानी करता है, वो बोलता है कि आज उठाओ, दूसरा अधिकारी आएगा फिर से बसा देगा, फिर और अधिकारी आएगा फिर से बंद करेगा। ये कब तक चलता है? मुंबई महानगर पालिका की ओर से दादर में बड़ी संख्या में फेरी वालों के ठेले, सामान और उनके ठेलों को हटाया गया, लेकिन जिन लोगों पर ये कार्रवाई हुई है उनका आरोप है कि उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई विकल्प सुझाया गया। आवाज इंडिया से बातचीत में कई फेरी वालों ने अपना दर्द साझा किया। किसी ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे सोने लगे हैं, तो किसी ने कहा कि हम कोई अपराधी नहीं, मेहनतकश लोग हैं। इन फेरी वालों की गुजारिश है कि सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाए जिससे वे कानून सुरक्षा के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सकें। कुछ फेरी वालों का कहना है कि वो पिछले कई वर्षों से दादर इलाके में अपना ठेला लगाते आए हैं, लेकिन आज अचानक उन्हें अवैध बताकर बेदखल कर दिया गया। हमारे सब धंधे के ऊपर ये सब हमारा। कितने साल से धंधा कर रहे हो? हम आप 25-40 साल हो गए समझो। हम लोग इधर ही, बचपन हमारा इधर का ही है। हम धंधे वाले सब धंधा इधर ही करते हैं। हम धंधे के ऊपर ही हमारे पेट है पूरा। केंद्र सरकार ने एक फेरी वाला पॉलिसी लाया था, जिसकी हॉकर पॉलिसी लाई थी 2014 के करीब। उसका क्या हुआ? उसका तो अभी किसको मिला नहीं, ऐसा है सब। तो सबको नहीं मिला है ना। और अभी वो लोग लोन भी देते हैं, बाद में ऐसा भी करते हैं। ऐसा है सब। पेट के लिए तो हमको कुछ करना ही है ना। आम आदमी को आम आदमी का दर्द दिखता है, लेकिन गवर्नमेंट को दिखता नहीं है क्या? नहीं, गवर्नमेंट को भी दिखता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, वो तो पहले चालान देते हैं और बाद में बंद करने देते। ये तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। मुझे फांसी भी लगाए तो मुझे कोई गम नहीं है। यानी कि आम आदमी को आम आदमी का दर्द दिखता है, लेकिन गवर्नमेंट को दर्द नहीं दिखता है क्या? मिलाई थी हमने 1947 को आज़ादी मिलाई थी कि हर आदमी को काम धंधा करके, मेहनत करके अपनी पसीने की खून कमाई खाने का अधिकार है ना। उनको कमाने दो ना। जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे, अगर फुटपाथ अंदर आ रहा है तो फुटपाथ के ऊपर बिछाओ। अगर कोई बाजार आपको इन फेरी वालों के लिए खोलना चाहते हो तो उनके लिए अलग से बाजार खुलाओ। ऐसा नहीं है। ये आपने शोले नाम की पिक्चर देखी होंगी, उसमें गब्बर सिंह आता है और सब लोग भागने लगते हैं। ऐसी हालत है, बीएमसी वाली आती है और सब लोग बेचारे बैग लेके भागते हैं। ये ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए कि इंसान की। और हम आज़ाद देश में आज़ाद रहने वाले इंसान हैं, इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ना होनी चाहिए। इतनी ही दरख्वास्त करता हूँ। इसके लिए उन्होंने पहले स्थानिक लोगों की, यानी स्थानिक फेरी वालों की, चाहे तो उनके साथ यहाँ पे रहने वाले, उनकी भी एक कमेटी बना के आमने सामने बिठा के एक कुछ सोल्यूशन निकाले कि बाबा फेरी वाले कैसा बैठना चाहिए, कौन से टाइम में बैठना चाहिए और कितना वक्त कैसा उसको दिया जाए। यहाँ पर कई सालों से लोग काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, 40-50 साल से काम कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है। तो नाइंसाफ़ी यानी कि अभी क्या होता है, जहाँ फेरी वाले पुराने और ढंग से बैठे, लेकिन ऊपरे जो बाहर से आ रहे हैं वो कहीं पे रास्ते में घुसा के धंधा करके ट्रैफिक को तकलीफ दे रही है, पब्लिक को तकलीफ दे रही है। लेकिन उसके ऊपर नज़रअंदाज करके फेरी वाला एक ही महीना होता है। वो जो पुराने उसको भी हटाओ, जो नए हैं उनको भी हटाओ। फेरी वाला दौरान एक पॉलिसी निकला था केंद्र सरकार का, उसका क्या हुआ? केंद्र सरकार ने उस टाइम तो फेरी वालों को बढ़ोतरी देने के लिए लोन भी दिया है, नरेंद्र मोदी के केस में। किसी को 10,000, किसी को 50,000 ऐसा लोन भी दिया है। अभी वो लोन कैसे करेंगे, चुकाएंगे? और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
आईपीएल 2025 का फाइनल सिर्फ आरसीबी की जीत का जश्न नहीं, बल्कि विराट और अनुष्का के इमोशनल मोमेंट ने भी सबका दिल जीत लिया। जैसे ही ट्रॉफी हाथ लगी, विराट कोहली के आंसू छलक पड़े। उनकी जीत में सबसे पहले भागीदार बनी अनुष्का शर्मा, जो मैदान पर दौड़ते हुए पहुंची। विराट ने पत्नी को गले लगाकर न सिर्फ खुशी जताई, बल्कि अपनी भावनाएं भी बांटी। विरुष्का का ये लम्हा कैमरे में कैद हुआ और अब इंटरनेट पर छाया हुआ है। फैंस इस कपल को क्रिकेट और प्यार दोनों की मिसाल बता रहे हैं। अनुष्का 2014 से ही विराट और आरसीबी का समर्थन करती आई हैं। फाइनल मुकाबले में भी वे विराट के लिए लेकी लग बनकर पहुंची थी। जीत के साथ विराट का इमोशनल होना और अनुष्का का साथ देना बना दिल को छू लेने वाला पल। आरसीबी की जीत जितनी बड़ी, उतनी ही वायरल हुई ये विरुष्का की झलक। विजय माल्या ने आरसीबी की आईपीएल खिताब जीतने पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आरसीबी की स्थापना की थी तो उनका सपना था कि आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु जीते। उन्होंने लिखा कि मुझे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स को चुनने का भी सम्मान मिला, जो आरसीबी के इतिहास का एक अमिट हिस्सा है। माल्या ने आरसीबी के प्रशंसकों को बधाई देते हुए कहा है कि वे आईपीएल ट्रॉफी के हकदार हैं। आरसीबी के प्रशंसक सबसे अच्छे हैं। माल्या ने अपने पोस्ट में कन्नड़ में लिखा, ई साला कप बेंगलुरु बारुथे। क्रिकेट जगत में चाइना मैन के नाम से प्रसिद्ध कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली है। लखनऊ में आयोजित एक समारोह में कुलदीप की सगाई की रस्म हुई। समारोह में यूपी के कई स्टार क्रिकेटर और परिवार के लोग शामिल हुए। वंशिका कानपुर के श्यामनगर की रहने वाली हैं और LIC में कार्यरत हैं। कुलदीप और वंशिका की दोस्ती बचपन से थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुलदीप यादव वंशिका की सगाई समारोह में रिंकू सिंह सहित कई क्रिकेटर पहुंचे। समारोह में दोनों के परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए। कुलदीप यादव ने चुपके से सगाई कर ली और सगाई कार्यक्रम प्राइवेट रखा। कुलदीप और वंशिका जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दोनों की जोड़ी को उनके फैंस और शुभचिंतक बधाई दे रहे हैं। कर्नाटक में कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है, लेकिन थिएटर्स ने अब हाई कोर्ट से मांग की है कि उन्हें फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जाए। थिएटर्स का कहना है कि उन्हें वित्तीय नुकसान हो सकता है अगर फिल्म की रिलीज में देरी होती है तो। थिएटर्स ने अदालत से याचिकाकर्ता के रूप में मामले में शामिल होने की इजाजत भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर वो फिल्म रिलीज करते हैं तो उनकी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। थिएटर्स ने मांग की है कि फिल्म रिलीज के वक्त उन्हें सुरक्षा दी जाए। अगर फिल्म की रिलीज में देरी होती है तो इसकी अवैध प्रतियां ऑनलाइन प्रसारित हो सकती हैं। और आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।